Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 8th of October 2020 Thursday. Inspiration of the day is education is the key to unlock the golden door of freedom. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Amazon takes on future over deal with Reliance. Recently, Reliance Industries ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल सेगमेंट से कुछ असेट्स को एक्वायर किया था इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस इनटू रिटेल मार्केट. उसी पर्टिकुलर डील को लेकर के कल अमेज़ॉन ने फ्यूचर ग्रुप को एक लीगल नोटिस सर्व किया है फॉर साइटिंग इट्स नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट, जिसमें फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि फ्यूचर ग्रुप ने नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट के अगेंस्ट काम करते हुए रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में अलायंस फॉर्म किया. अकॉर्डिंग टू द नोटिस, फ्यूचर RIL ट्रांजैक्शन कैन नॉट गो अहेड विदाउट द अमेज़ॉन अप्रूवल. क्यों अमेज़ॉन ऐसा कह रहा है कि फ्यूचर ग्रुप जो है वो विदाउट द अप्रूवल ऑफ अमेज़ॉन कैन नॉट गो विद एनी सॉर्ट ऑफ अलायंस विद रिलायंस इंडस्ट्री? क्योंकि अगस्त 2019 में अमेज़ॉन ने 49% स्टेक इन फ्यूचर कूपन्स में इन्वेस्ट किया था. दैट वाज वर्थ ₹1500 करोड़. तो 49% का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर कूपन्स में अमेज़ॉन का था. उसके अकॉर्डिंग अमेज़ॉन का 7.3% का स्टेक बनता है फ्यूचर रिटेल्स में. And as per Amazon, this deal between Reliance Industries and Future Group did not meet the criteria and it has not involved Amazon into the loop as per the American e-commerce major. And in this year of August, RIL said its unit Reliance Retail Venture, that is RRVL, is acquiring the retail and the wholesale business and the logistic and warehousing business from Kishore Biyani promoted Future Group as going concern on a slump sale basis. तो दिसंबर में लास्ट ईयर में अमेज़ॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में डील हुई थी और इस पर्टिकुलर ईयर में अगस्त में RIL और फ्यूचर ग्रुप के बीच में डील हुई, जिसको लेकर के अमेज़ॉन को ऑब्जेक्शन है और उसी ऑब्जेक्शन के तहत अमेज़ॉन ने लीगल नोटिस सर्व किया है. अगर हम बात करें फ्यूचर ग्रुप का इस पर क्या टेक है, तो जो फ्यूचर ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका ये कहना है कि दिस लीगल नोटिस बाय अमेज़ॉन इज क्वाइट एस्टोनिशिंग फॉर देम बिकॉज बिफोर सेलिंग एनी एसेट और एनी बिजनेस टू RIL, the company means the future group has approached to Amazon, and it was only after when Amazon said no, the Biyani group started talking with Reliance. तो अब जब पहले अमेज़ॉन को अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो चाहे तो फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स को या बिजनेस को बाई कर सकता है, लेकिन अमेज़ॉन ने जब मना कर दिया, इसके बाद अब अमेज़ॉन किस पर्टिकुलर ग्राउंड पे इस डील को नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट क्लॉज का वायलेशन मान रहा है. अब यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म यूज हुआ, दैट इज नॉन कॉम्पीट क्लॉज और नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट. बेसिकली ये एग्रीमेंट होता क्या है और किस बेसिस पर ये अमेज़ॉन फ्यूचर ग्रुप पर एलिगेशन लगा रहा है कि उसने नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट का वायलेशन किया है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ डील विद RIL. बेसिकली इंडियन लॉज में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें एक क्लॉज आता है दैट इज नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट और नॉन कॉम्पीट क्लॉज. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो एम्प्लॉयर के बीच में हो, चाहे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो, जब भी दो पार्टी किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एक एग्रीमेंट में जाती हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में, लीगल एग्रीमेंट में, तो उसमें एक क्लॉज होता है दैट इज नॉन कॉम्पीट क्लॉज. इसको कॉवेनेंट नॉन टू कॉम्पीट क्लॉज भी कहते हैं. And it is a clause under which one party agrees not to enter into or start a similar profession or trade or business in competition against any other party. It means अगर दो parties कोई contract sign कर रही हैं तो दोनों पार्टीज पर ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, किसी ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व ना हो जो कि ऑलरेडी
दूसरी पार्टी कर रही है या उसके कंपटीशन में है। जैसे कि अगर हम बहुत सिंपल एग्जांपल लें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का, तो अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ जॉब दे रहा है, अपने एम्प्लॉय को अपने यहाँ किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रख रहा है, जॉब पोजीशन पे, तो उस केस में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट या नॉन कॉम्पीट क्लॉज भी होता है। एंड एज पर दिस क्लॉज वो एम्प्लॉई किसी भी अदर एम्प्लॉयर के साथ में किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ना जाए जो उसके प्रेजेंट एम्प्लॉयर के कंपटीशन में हो या उसी सिमिलर बिजनेस में हो। इवन कुछ कंपनीज में तो ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी ये नॉन कॉम्पीट का एग्रीमेंट कंटिन्यू रहता है कि अगर आपने हमारी कंपनी छोड़ी तो एटलीस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम आप किसी ऐसी कंपनी को नहीं ज्वाइन करेंगे जो कि हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है। तो इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। ये तो हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में समझ लिया। इसी तरह जब दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तो उसमें एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी साइन किया जा सकता है या किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी किसी ऐसे अलायंस का फॉर्मेशन नहीं करेगी या किसी ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं डील फॉर्म करेगी जो कि पहली कंपनी के कंपटीशन में है। इसी क्लॉज को यूज़ करते हुए अमेरिकन जियांट जो है अमेज़ॉन, उसने फ्यूचर ग्रुप पर लीगल नोटिस सर्व किया है, ये कहते हुए कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिटेल बिजनेस है वो अमेज़ॉन से डायरेक्ट कंपटीशन में है और फ्यूचर ग्रुप ने अमेज़ॉन से डील में होते हुए, अमेज़ॉन से अलायंस में होते हुए RIL से एक नई डील या अलायंस फॉर्म किया। दैट इज द वॉयलेशन ऑफ नॉन कॉम्पीट क्लॉज अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। Although the banker close to the development has said that RIL has bought the asset, not the company. So in that case, non-compete agreement, non-compete clause does not enter into force. तो अगर हम बात करें बैंक्स की या लेंडर्स की, तो लेंडर्स आर एक्चुअली सपोर्टिंग द RIL एंड फ्यूचर ग्रुप ट्रांजेक्शन। अब चूंकि अमेज़ॉन ने लीगल नोटिस सर्व कर दिया है फ्यूचर ग्रुप को और अमेज़ॉन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर ग्रुप में, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $193 मिलियन का, या हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7% का स्टेक है इनटू रिटेल बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप। तो अब आगे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं? तो या तो अमेज़ॉन अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है या अमेज़ॉन आर्बिट्रेशन प्रोसेस में जा सकता है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो बेसिकली बैंक्स, RIL, फ्यूचर ग्रुप्स, ऑल थ्री पार्टीज आर एक्चुअली सपोर्टिंग दिस डील। केवल अमेज़ॉन के कुछ कंसर्न हैं जिसको लेकर के अमेज़ॉन ने लीगल नोटिस सर्व किया है। तो अब ये कॉर्पोरेट बैटल कहाँ तक जाएगा? आर्बिट्रेशन प्रोसेस में जाएगा या अमेज़ॉन कोर्ट का रूट अडॉप्ट करता है? इट्स अ फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1, प्राइसिंग फ्रीडम फॉर गैस प्रोड्यूसर्स। The government on Wednesday came up with the new model of giving marketing and pricing freedom to natural gas producer, especially in the area of high pressure and high temperature fields, जहाँ पर exploration और एक्सट्रैक्शन डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे केसेस में, ऐसी फील्ड्स में, ऐसे न्यू प्रोडक्शन एरियाज़ में गवर्नमेंट ने एक नई मार्केटिंग और प्राइसिंग पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है फॉर गैस प्रोड्यूसर। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ऐसे नेचुरल गैस प्रोड्यूसर जो कि हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर फील्ड्स में एक्सप्लोरेशन या एक्सट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वायबल नहीं मानते, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसी फील्ड्स में जहाँ पर जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, जबकि वहाँ पर हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स या गैस रिजर्वॉयर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट और इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बिडर्स फॉर quotations, government has decided to came up with the new model of pricing and मार्केटिंग फॉर ऑल दोज नेचुरल गैस प्रोड्यूसर, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग मार्केटिंग और प्राइजेस के कुछ उनको अथॉरिटीज़ दी गई हैं। एज पर दैट न्यू मॉडल
Through new platform, market players and consumers will discover the prices for new production areas whose field development plan got clearance after February 2019. तो उसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए जाएंगे जो गैस प्रोड्यूसर्स हैं या ऐसे कंपनीज जो कि इस पर्टिकुलर प्राइस डिस्कवरी के प्रोसेस में बिडिंग करेंगी, तो उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाएगा in terms of marketing as well as in terms of pricing. The new mechanism will lead to immediate production of at least 40 million metric standard cubic meter per day of natural gas from the Krishna Godavari basin ओनली. तो अगर ये जो नया प्राइसिंग और मार्केटिंग मैकेनिज्म है ये इफेक्टिव होता है, जो गैस प्रोड्यूसर्स कंपनी है वो स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसेस में एक बेटर प्राइस डिस्कवरी इनिशिएट करती हैं, तो इंडिया में जितना भी अनटैप्ड गैस रिजर्वॉयर्स है वो इमीडिएटली उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होगा. अगर केवल कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात करें तो इस नए मैकेनिज्म के बाद से इमीडिएटली 40 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे नेचुरल गैस का प्रोडक्शन केवल कृष्णा गोदावरी बेसिन से स्टार्ट होगा. And this move by government is going to help the major gas producers companies like Oil and Natural Gas Corporation, that is ONGC, Reliance Industry and Vedanta Group. And this is the timeline as how government start opening up the gas production or exploration sector to the private players. 2016 में marketing और pricing freedom provide करी थी into HPHT. HPHT areas means और HPHT field means high temperature, high pressure fields जहाँ पर actually exploration और extraction का जो काम होता है that is very difficult. In 2017 coal bed methane blocks 2 got the same freedom. Even in 2018 northeast region were also added into that new marketing and pricing freedom. In 2019 new discoveries given pricing freedom. जो नए अगर कोई ऐसी कंपनी जो नए ऑयल फील्ड्स को गैस फील्ड्स को डिस्कवर करती है, then in that case that company will be given that field and pricing mechanism will be the authority of that company. In financial year 2020 new standardized e-bidding process cleared for all these fields. तो इस तरह के कई सारे जो रिफॉर्म्स या रीस्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लिए हैं in order to tap up the coal bed methane blocks gas reservoirs into different basins available on Indian land. यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है इम्पैक्ट असेसमेंट. स्टूडेंट जब भी कोई डेवलपमेंट प्लान होता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड हो, इवन चाहे एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस और हाइड्रोकार्बन रिजर्वॉयर से रिलेटेड हो, जब भी इस तरह का कोई नेचुरल एक्सट्रैक्शन होता है या कोई डेवलपमेंट होता है, उस केस में इम्पैक्ट असेसमेंट या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. जब भी कोई कंपनी उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सट्रैक्शन के लिए या माइनिंग के लिए किसी फॉरेस्ट एरिया को एक्वायर करती है या लीज पर लेती है, इन दैट केस द कंपनी और द गवर्नमेंट हैज़ टू गो फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट. मीन्स कंपनी की या गवर्नमेंट की उस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या माइनिंग एक्सट्रैक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ से इन्वायरमेंट को, आसपास की सोसाइटी को कितना नुकसान होगा और उस लॉस को वो कंपनी और गवर्नमेंट कैसे बेयर करेगी. रिहैबिलिटेशन, शिफ्टिंग, जो इन्वायरमेंट या ग्रीनरी प्लांटेशन का लॉस होता है उसको कैसे ओवरकम करेगी. बेसिकली ये सब आता है इम्पैक्ट असेसमेंट में. जब भी कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है या ग्रांट किया जाता है तो उसमें इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूर करके दिखाया जाता है कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पर, सोसाइटी पर, और कैसे उसका रिहैबिलिटेशन किया जाएगा. खैर अभी इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है. तो जो नए कोल ब्लॉक्स या कोल बेड मीथेन ब्लॉक्स या गैस के जो ब्लॉक्स आपके को लेकर के जो बिडिंग की प्रोसेस चल रही है उसमें इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर के कुछ क्लॉज को रिलैक्स किया गया है, सो दैट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट, एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट कैन एक्चुअली बी एग्जीक्यूटेड. क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं इंडिया में जो कि इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर के हॉल्ट कर दिए गए हैं, या तो वहाँ के लोकलाइट्स ने प्रोटेस्ट किया है या जो इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस नहीं दिया बिकॉज ऑफ द ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज वेल एज ऑन इन्वायरमेंट. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 3. मोबाइल एक्सपोर्ट हब इंडिया में पेप चाइना एंड वियतनाम.
कल के डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 16 प्रोजेक्ट्स को अंडर न्यू पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है, जिसमें से कुछ इंडियन कंपनीज थी, कुछ फॉरेन कंपनीज थी. And as per today's news, Apple, Samsung and domestic players such as Lava Group all are set to make India a major export hub for mobile device manufacturing. And that is going to take on the might of Vietnam and China, which controls actually 85% of the global export market in terms of mobiles. और ऐसा कहा जा रहा है कि एप्पल, सैमसंग और लावा जैसी कंपनी जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्द इंडिया वियतनाम और चाइना से भी कॉम्पीट करेगा इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट. Samsung, according to sources, has committed to manufacture approximately 2.2 trillion worth of mobile devices, which are actually priced above 15,000 rupees. And why we are discussing the price of mobile devices? Why? Because price is one of the very key eligibility criteria for the government new productivity or production linked schemes to spur the export. और अगर सैमसंग की बात करें तो जितना गवर्नमेंट एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही है, जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं जिन्होंने पीएलआई स्कीम के तहत अप्लाई किया है, इनको अप्रूवल मिला है, उन सारे के अगर हम प्रोडक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करें तो सैमसंग का कमिटमेंट 26% का है. अगर जितने भी ग्लोबल प्लेयर्स हैं, एलिजिबल ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो अंडर न्यू पीएलआई स्कीम इंडिया में प्रोडक्शन करने जा रहे हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने का या मोबाइल मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, उसमें 26% प्रोडक्शन वैल्यू सिर्फ सैमसंग ने कमिट की है. तो सैमसंग इज नाउ वन ऑफ द की मेजर प्लेयर अंडर न्यू पीएलआई स्कीम. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि मंडे को गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्लोबल और 5 इंडियन प्लेयर्स को अंडर न्यू पीएलआई स्कीम अप्रूवल दिया था फॉर प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ 12.5 ट्रिलियन फोन्स इनटू इंडिया. और इन 10 कंपनी ने जॉइंटली ये कमिट किया है कि अप्रॉक्सी 60% ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू विल कम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ओनली. मीन्स जितना वो प्रोडक्शन करेंगे उसका 60% वो इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे. केवल इंडियन मार्केट में केवल 40% की ही सेलिंग होगी. तो गवर्नमेंट ने बेसिकली पीएलआई स्कीम में ये इंश्योर किया है कि ऐसा ना हो कि जितने भी ग्लोबल प्लेयर्स जो इंडिया में प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, स्पेशली मोबाइल्स को लेकर के, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर के, वो इंडिया में ही प्रोडक्शन करें और इंडिया की ही मार्केट को टैप करें या इंडिया की ही मार्केट को एक्सप्लॉइट करें. तो उस केस में जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट. तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में प्रोडक्शन केवल इसीलिए करती हैं क्योंकि उनको इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल मार्केट मिलता है, उनको कहीं पर ज़्यादा मार्केट सर्चिंग के लिए जाना नहीं पड़ता. लेकिन अंडर न्यू पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि ऐसा आप नहीं करेंगे कि आप इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में बना रहे हैं और इंडिया में ही सेल कर रहे हैं. आपको अपने प्रोडक्शन का अप्रॉक्सीमेटली 60% और अब मिनिमम अमाउंट आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा टू द other markets. So under the scheme, companies will receive incentive ranging from 4 to 6% of their production value, provided that means अगर वो इन्वेस्टमेंट टारगेट का क्राइटेरिया मीट करती हैं, अगर वो एक्सपोर्ट का क्राइटेरिया मीट करती हैं, अगर वो वैल्यू ऑफ फोन मैन्युफैक्चर का टारगेट मीट करती हैं, केवल तब ही उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे. तो बेसिकली जो पीएलआई स्कीम है, जो इंसेंटिव्स हैं जो अंदर पीएलआई स्कीम प्लान किए गए हैं, उनका केवल एक यही पर्पस है कि जो गैप है इंडिया में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, स्पेशली इन द सेगमेंट ऑफ मोबाइल फोन्स इन कंपैरिजन टू चाइना एंड वियतनाम, वो गैप नैरो हो और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना और वियतनाम के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव हो. इसीलिए 4 to 6% का इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव कंपनीज को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो कम हो, जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट, स्पेशली इंडिया का बना हुआ मोबाइल फ़ोन चाइना और वियतनाम के बने मोबाइल फ़ोन से कॉम्पीट कर सके इनटू लो सेगमेंट और लो प्राइस मोबाइल फ़ोन सेगमेंट. एंड दिस new PLI scheme will give
push to Make in India program that government has launched especially to develop the manufacturing sector into India. And as per the recent data, approximately 2.2 trillion worth of mobile devices Samsung will manufacture in India under this new PLI scheme, and approximately 3,000 crore amount will be invested by Apple's vendors only, that is Foxconn, Wistron and Pegatron. और केवल यही तीन, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगेट्रॉन मिल करके अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्रिलियन रुपीस के मोबाइल का प्रोडक्शन करेंगे आगे आने वाले 5 सालों तक. And in case of Lava Group, 40% Lava's target of export share, which can go up to 60% into the upcoming 5th year. और जो ओवरऑल टारगेट है PLI स्कीम का वो $110 मिलियन है. मीन्स PLI scheme and electronic policy export target for financial year 2025 is $110 billion, and which will help to India overtake the Vietnam as the second largest मोबाइल डिवाइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड. और अगर ये टारगेट रियलाइज हो जाता है तो इंडिया वियतनाम को सरपास करते हुए सेकेंड पोजीशन में पहुंच जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल डिवाइस एक्सपोर्टर बन जाएगा वर्ल्ड में इनटू अपकमिंग 5 years. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 5. मसाला बॉन्ड्स गेन ट्रैक्शन फॉर चीप कैपिटल. As the country unlocks gradually, companies in need of funds are tapping the overseas market by issuing masala bond or rupee dominated bond. तो इस न्यूज़ को समझने से पहले हमें जो इस न्यूज़ का की वर्ड है दैट इज़ मसाला बॉन्ड. एक्चुअली मसाला बॉन्ड क्या होते हैं? इनको मसाला बॉन्ड आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना भी होगा, और इनको रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स भी बोलते हैं. इस न्यूज़ में कहा गया कि जैसे ही कंट्री अनलॉक की फेज़ में जा रही है, रिकवरी की फेज़ में मूव कर रही है, जो कंपनी इंडिया में अपने लोवेस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पर थी, या जो ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंशियल प्रेशर की कंडीशन में थी, फंड्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब वो कंपनी फंड्स को टैप करने के लिए, अपनी फंड्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए या फंड रेज करने के लिए ओवरसीज मार्केट को टैप कर रही हैं बाय इशूइंग द मसाला बॉन्ड. वी ऑल नो द बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डेट. डेट होता है जब कंपनीज मार्केट से पैसा उठाती हैं, बॉन्ड इशू करती हैं, जिसमें एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, एक कूपन रेट होता है और पे बैक की गारंटी होती है. बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है एनी बॉन्ड की. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मसाला बॉन्ड है, एनी बॉन्ड. फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, एक फिक्स्ड कूपन रेट होता है और एक गारंटी होती है कि पेमेंट उनको बैक मिलेगा. तो अब क्या है, बेसिकली जैसे इंडियन इकोनॉमी रिकवर कर रही है, कंपनीज को फंड जनरेट करना पड़ रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और इस समय इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं. बैंक्स आर नॉट रेडी टू लेंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड NPA एंड अदर रिस्क फैक्टर्स. तो कंपनीज क्या कर रही हैं? कंपनीज ओवरसीज मार्केट में जा रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जा रही हैं इन ऑर्डर टू रेज द फंड. एक तो अभी की ये सिचुएशन है. दूसरी ये भी सिचुएशन होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी की कमी रहती है तो कंपनीज जो मसाला बॉन्ड इशू करती. कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडियन मार्केट में सफिशिएंट फंड होता है, लिक्विडिटी होती है, बट जो इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल या ओवरसीज मार्केट को प्रेफर करती हैं इन ऑर्डर टू रेज द फंड, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होता है. कंपनीज चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, उनके लिए एक ही इशू इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि कितने कम इंटरेस्ट रेट में उनको लोन मिल रहा है, चाहे वो उनको इंडियन मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से मिले या उनको इंटरनेशनल मार्केट से या ओवरसीज मार्केट से मिले. तो एज अ बिजनेसमैन, अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो वो यही चाहेगा कि वो जहाँ से भी फंड रेज कर रहा है उसको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े. तो करेंटली इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है. तो जो कंपनीज हैं दे आर नाउ प्रेफरिंग ओवरसीज मार्केट बाय इशूइंग द मसाला बॉन्ड. मसाला बॉन्ड का मतलब क्या है? बेसिकली मसाला जो टर्म है यहाँ पर वो इसलिए यूज़ किया गया है दैट इंडिकेट्स द बॉन्ड इशूड बाय इंडियन कंपनीज, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है इंडिया हमेशा मसाला के लिए, स्पाइसेस के लिए फेमस रहा है. तो मसाला का यहाँ कोई और मीनिंग नहीं है, इट्स सिंपली जस्ट टू इंडिकेट दैट मसाला बॉन्ड्स बिलोंग टू इंडियन कंपनीज. मसाला हेयर इंडिकेट्स द इंडियन मीनिंग.
तो जो इंडियन कंपनीज है वो इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड इशू कर रही हैं, मसाला बॉन्ड इशू कर रही इन ऑर्डर टू रेज द फंड। यहाँ पर एक की पॉइंट है, दैट इज दिस मसाला बॉन्ड इज रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। तो कोई भी इंडियन कंपनी अगर ओवरसीज मार्केट से फंड रेज करती है या फंड टैप करती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो डॉलर में बॉन्ड को बेचे और डॉलर में ही बॉन्ड को खरीदे। तो इस केस में क्या होता है, अब जो कि इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर इंडियन रुपीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है, वहाँ पर कुछ हार्ड करेंसीज जैसे कि डॉलर, पौंड, यूरो, इनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग बेसिकली होती है वो डॉलर के फॉर्म में ज़्यादातर होती है। तो जब भी इंडियन कंपनी फंड रेज करना चाहती है तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स खरीदे, मीन्स फंड जो रेस करें वो डॉलर के फॉर्म में रेस करें, उसको यहाँ एक्सचेंज में आकर कन्वर्ट करा लें, और जब उनको बॉन्ड का रीपेमेंट करना हो तो वो भी डॉलर के फॉर्म में ही करें। तो इस केस में क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है वो कंपनी खुद बेयर करती है। अगर उसने आज फंड रेस किया है और आज में डॉलर की वैल्यू $1 की वैल्यू 60 रुपीज़ है, और एक साल बाद जब वो बॉन्ड का रीपेमेंट करेगी ओवरसीज इन्वेस्टर्स को, उस समय अगर डॉलर की वैल्यू 70 रुपीज़ हो जाएगी तो जो 10 रुपये का जो डिफरेंस आया ये रिस्क कंपनी खुद बेयर करेगी, ऐसी कंपनी जिसने बॉन्ड इशू किया है। इन्वेस्टर जो खरीद रहे हैं बॉन्ड को वो बेयर नहीं करेंगे। तो ये होता है डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड। बट मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड इंडियन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं। इंडियन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं मीन्स इंडियन कंपनीज ओवरसीज मार्केट में जाएंगी और इंडियन रुपीज़ में ही बॉन्ड्स को खरीदेंगी और इंडियन रुपीज़ में ही बॉन्ड्स को बेचेंगी। तो इंडियन रुपीज़ में ही अगर बॉन्ड को बेच रही हूँ और वापस में इंडियन रुपीज़ में ही खरीदेंगी, मीन्स डॉलर में कन्वर्जन नहीं होगा। तो इस केस में जो रिस्क है एक्सचेंज रेट फॉल या बढ़ने का, वो कौन बेयर कर रहा है? वो इन्वेस्टर बेयर कर रहे हैं जो कि एक्चुअली मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब चाहे डॉलर का प्राइस बढ़े चाहे घटे, बेसिकली कंपनीज को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसको पड़ेगा? ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी से मसाला बॉन्ड खरीदे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि इन्वेस्टर क्यों बेयर करेगा रिस्क? मैम, स्टूडेंट पूछ सकते हैं मैम क्यों इन्वेस्टर रिस्क बेयर करेगा एक्सचेंज का? एक तो इन्वेस्टर पैसा दे रहा है, उसके बाद वो एक्सचेंज का भी रिस्क बेयर करे। तो एज अ इन्वेस्टर जो भी ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनको मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, जबकि वो एक्सचेंज रेट का भी रिस्क बेयर कर रहे हैं। बेसिकली मसाला बॉन्ड, इसका आंसर सिर्फ यही है कि बेसिकली जो मसाला बॉन्ड्स होते हैं वो हायर कूपन रेट देते हैं, मीन्स हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं, या आप ये कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में हायर रिटर्न्स देते हैं। तो बहुत सीधा सा लॉजिक है, अगर ओवरसीज इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न्स चाहिए तो उन्हें हायर रिस्क बेयर करना पड़ेगा, जिसमें एक्सचेंज रेट का भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए अब जो इंडियन कंपनीज हैं वो इकोनॉमिक रिकवरी के प्रोसेस में आने पर इंटरनेशनल या ओवरसीज मार्केट को टैप कर रही हैं इन ऑर्डर टू रेज द फंड बाय इशूइंग द मसाला बॉन्ड। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन कंपनीज ही ऐसा करती हैं, मसाला बॉन्ड आपको केवल इंडियन में ही मिलता है। यू कैन इवन सी दीज टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस विद जापानीज कंपनीज, चाइना की कंपनीज में ओवरसीज मार्केट से फंड रेज करती हैं। अगर हम जापान की बात करें तो आपने सुना होगा समुराई बॉन्ड, तो उस केस में वो जापान का बॉन्ड है। तो इंडिया के केस में मसाला बॉन्ड, दैट इज रुपी डिनोमिनेटेड, रुपी में खरीदती हैं, रुपी में परचेस करती हैं। एक्सचेंज रेट का जो रिस्क होता है वो इन्वेस्टर्स बेयर करते हैं। इन्वेस्टर्स क्यों बेयर करते हैं? क्योंकि उनको हायर रिटर्न मिलते हैं। तो हायर रिटर्न, हायर रिस्क, दिस इज ऑल अबाउट मसाला बॉन्ड। आप देख लेते हैं बेसिकली न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो गई है और फंड की प्रेशर है या फाइनेंशियल प्रेशर है, जिसकी वजह से कंपनीज अब ओवरसीज मार्केट को एक्सप्लोर कर रही हैं इन ऑर्डर टू रेज द फंड। In August, there were 8 such masala bond issuance raising approximately 500 crore. That shows the data released by Reserve Bank of India. The amount may seem minimal, but its importance become palpable when it is found that companies have not issued a single masala bond in the overseas market since मार्च। तो अगर हम बात करें मार्च से, जब से इंडिया में इकोनॉमिक लॉकडाउन एक्चुअली स्टार्ट हुआ, तब से लेकर के अभी तक कंपनीज ने इंटरनेशनल मार्केट में, ओवरसीज मार्केट में कोई भी मसाला बॉन्ड इशू नहीं किया था इन ऑर्डर टू रेज द फंड। बट जैसे ही इकोनॉमी स्टार्ट होना शुरू हुई और अभी सितंबर से कंपनीज ने मसाला बॉन्ड इशू कर दिया। लास्ट टाइम फरवरी तक केवल मसाला बॉन्ड इशू हुए थे, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी और कुछ अदर इलेक्ट्रिक कंपनीज ने मसाला बॉन्ड इशू किए थे इन ऑर्डर टू रेज द
फंड, और फरवरी के बाद से अभी तक कोई भी किसी भी कंपनी ने मसाला बॉन्ड इशू नहीं किए थे इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर अब कंपनीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में जा रही हैं बाय इशूइंग द मसाला बॉन्ड, इट क्लियरली इंडिकेट्स द इकोनॉमिक रिकवरी प्रोस्पेक्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी। ऑल्दो जो लेंडर्स हैं, जो डीलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका ये कहना है दिस रिजम्पशन ऑफ मसाला बॉन्ड कुड बी ऑफ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, कंपनीज को फंड की जरूरत है, इसके लिए कंपनीज फंड रेज कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट से, नहीं, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। पहला इंपॉर्टेंट तो रीजन वही है, इट कुड बी जेन्युइन नीड फॉर द लोकल कंपनीज विच फाइंड इंडियन domestic or financial market little bit costlier in comparison to the overseas rates or overseas markets interest rate। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है इस समय कि इंडिया में चीपर लोन अवेलेबल नहीं है, ओवरसीज जो मार्केट है वहाँ पर चीपर लोन अवेलेबल है, इसलिए कंपनीज जो हैं वो ऑन शोर बैंक लोन्स को छोड़ करके या डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट को छोड़ करके ओवरसीज मार्केट से फंड रेज कर रही हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है दैट एक्चुअली होल्ड्स लिटिल वैल्यू। क्यों? क्योंकि इस समय इंडियन मार्केट में भी जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ नॉट वेरी मच एक्चुअली हाई, चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट को लोअर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके। दूसरी चीज़ ये कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो लो रेटेड कंपनीज है जो उनको एक्चुअली अलाउ ही नहीं है इंडियन मार्केट को एक्सेस करना, तो वो हो सकता है इंटरनेशनल या ओवरसीज मार्केट को एक्सेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस दिए हैं एक्सपर्ट ने, डिफरेंट एक्सपर्ट्स का अपना ओपिनियन है कि वाई कंपनीज अगेन स्टार्टेड और रिज्यूम द इशुएंस ऑफ मसाला बॉन्ड, वाई कंपनीज हैव स्टार्टेड अगेन गोइंग फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, डज दिस इंडिकेट द इकोनॉमिक रिकवरी। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं एक्सपर्ट्स के। यहाँ पर बस एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, आपको समझना था कि मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स उनको क्यों बोलते हैं। एंड दिस इज द ट्रेंड ऑफ रिवाइवल इन केस ऑफ मसाला बॉन्ड। एज वी कैन सी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक किसी भी कंपनी ने एक्चुअली कोई भी मसाला बॉन्ड इशू नहीं किया, दैट इज जीरो। सिंस जुलाई इट स्टार्टेड पिकिंग अप एंड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट it has been approximately 501 crore। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 6, कार्गो वॉल्यूम एट मेजर पोर्ट्स नियर प्री कोविड लेवल। With the cargo volume inching towards the pre-COVID level, the country's major ports are witnessing green shoots amid the ongoing pandemic। तो इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो गई है। जो पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर कार्गो का जो वॉल्यूम है, मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है, जो हम गुड्स भेजते हैं एक देश से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आया है एंड इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू कैच द लेवल ऑफ प्री कोविड। इट मीन्स बिजनेस प्री कोविड लेवल के इक्वल आ रहा है। जो रिडक्शन देखने को मिला था कार्गो वॉल्यूम में बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन, वो अब कम हो गया है। इंडस्ट्रीज आर कमिंग बैक टू नॉर्मलसी विद इन द बल्क कैटेगरी। फर्टिलाइजर्स, लाइमस्टोन्स हैव picked up in September, helping cargo volume at ports as per the senior deputy traffic manager of Chennai airport। So we can say that this is one of the indicator that actually indicate the economic recovery कि अब पोर्ट पर भी जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है, रेलवे में भी ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, मसाला बॉन्ड्स कंपनीज इशू कर रही हैं। ऑल दीज आर एक्चुअली इंडिकेटिंग द स्लाइट रिकवरी इनटू इंडियन इकोनॉमी एंड दिस इज द डेटा पोर्ट वाइज वॉल्यूम इनटू मिलियन टन सिंस अगस्त 20 टू सितंबर 20। तो दिस इज द कंपैरेटिव डेटा दैट वी कैन सी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं, JNPT, कांडला, पारादीप, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, मैंगलोर, इन सब में पिछले साल के कंपैरिजन में कितना अगस्त 20 में और सितंबर 20 में कितना कार्गो वॉल्यूम में चेंज हुआ है। एंड दिस इज द ओवरऑल डेटा फॉर द वॉल्यूम एट मेजर एयरपोर्ट दैट वी कैन ईजिली सी। फॉल के बाद अब सडनली राइज होना स्टार्ट हो गया एंड स्लाइट रिकवरी। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। TCS beats street estimates on faster demand recovery। So now TCS has announced approximately 16,000 crore share buyback
प्लान। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि कल उनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग में डिसाइड होना है कि वेदर कंपनी विल गो फॉर बाय बैक प्लान और नॉट। सो फाइनली कंपनी हैज अनाउंस्ड 16,000 crore shares buyback plan, and the expert are saying that TCS is actually working against or going against the demand ग्रोथ एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपर्ट्स। कम जो TCS का जो ग्रोथ है वो जो ग्रोथ फोरकास्ट, नॉर्मल ग्रोथ फोरकास्ट या इकोनॉमिक रिकवरी एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट करी थी, फोरकास्ट करी थी, उससे ज़्यादा फास्टर रेट से TCS ने रिकवरी करी है। द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, द कंट्रीज लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी, on Wednesday beat the street expectation in its second quarter financial, led by the rebound into the growth in key verticals and geographies. And it is expected that TCS is going to roll out the salary hike with the effect from October 1. और ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि विप्रो भी आगे आने वाले अक्टूबर 13 से हो सकता है अपने शेयर बायबैक के प्लान को अनाउंस करे। जैसा कि एक्सपर्ट कह रहे थे कि TCS के बायबैक के प्लान के बाद बहुत सारी IT फर्म्स में बायबैक की टेंडेंसी देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट टेक्स ऑफ आफ्टर की पैक्ट inked. Delhi second airport project that is set up to come up on its outskirts in Jewar took off on Wednesday after the concession agreement for starting work was signed between Uttar Pradesh government and Zurich Airport International AG। तो फाइनली एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा था इनटू द NCR रीजन, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट। And the experts or the analysts are quite positive towards this particular investment, and they are saying that it will create the whole new market for NCR region, and the investment is huge, approximately 4,666 crore का investment होगा। जो फर्स्ट फेज है इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन की वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, और उसमें जो ट्रैफिक प्रोजेक्शन किया जा रहा है वो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन का ट्रैफिक या फुटफॉल होगा इनटू दैट एयरपोर्ट। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर्स FTA नॉर्म्स लेट सैमसंग टू रिज्यूम लोकल टेलीविजन production. A recent tweak into the import duty waiver clause has prompted the Samsung to change its stand on local production of television sets. तो रिसेंटली इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ जो इम्पोर्टर्स हैं उन पर कुछ प्रेशर एग्जर्ट किया था कि कुछ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ेंगी। हालांकि गवर्नमेंट ने FTA के नॉर्म्स को लेकर के कुछ रिलैक्सेशन दिया है, कुछ ड्यूटीज़ पर रिलैक्सेशन दिया है, जिसको लेकर के सैमसंग ने फिर जो अपना अर्लियर डिसीजन था कि अगर इस तरह से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती रहेंगी या इस तरह से इम्पोर्टर्स पर हीट बढ़ती रहेगी तो सैमसंग में halt its production or manufacturing of television in India. But after recent tweak into the import duty waiver clause, the Samsung had to step back from its earlier decision and resume the production in India by the end of financial year 2020, nearly 2 years after it had exit. Although it was not easy for government to actually bring back the Samsung on board, but a change in import duty waiver clause by government from mid-September has actually managed to deliver the results, and the multiple round of deliberations and incentive schemes over the past 2 years actually started yielding the results. So Samsung can again resume their local television production in India since December 2020. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, मसाला बॉन्ड गेन ट्रैक्शन फॉर चीप कैपिटल। ऑल दीज आर द रेफरेंसेस। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also join me Twitter, ResearchGate and on Facebook page. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.